सी प्रेमी, तो आपको यही दो मिलेगा। इसमें भी डुप्लीकेट बहुत आने लगे थे, 40,000 50,000 के आने लगे थे। तो इसमें डुप्लीकेट से बचने का एक रास्ता है कि पाउडर वाला फॉर्म ज़्यादा सेफ रहता है। उसमें जब डॉक्टर उसको लिक्विड बना के लगाएगा, और लिक्विड वाला में तो अक्सर देखा गया कि ससुराल डुप्लीकेटे भेज दिया। इसका अमूमन 2 से 4 हज़ार जेन्युइन रेट आता है, लेकिन इसको 50,000 तक में भी बेचा गया था। हाइपोक्सिया से भी बहुत सारे लोगों की कोरोना में जान चली गई। देखिए, हाइपोक्सिया मतलब होता है सांस की कमी हो जाती है। तो अमूमन जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर जो नापता है वो 94 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 94 से कम होता है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। जितना ज़्यादा ये वैल्यू नीचे जाएगी उतना ही हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हमें ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। ये है हाइपोक्सिया। लेकिन जिन्हें हाइपोक्सिया होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है जब सांस फूलने लगता है तो उन्हें खुद ही लगने लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन ससुरा हाइपोक्सिया में भी एक होता है साइलेंट हाइपोक्सिया, जिसे हम लोग साइलेंट हाइपोक्सिया को हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। ये क्या चीज है भैया? इसमें क्या होता है, किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 से भी नीचे चला गया है। अब अमूमन किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे जाता है ना, तो उसको बहुत जोर से सांस फूलने लगती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, जेन्युइन है। उसे पता चल जाएगा कि हमें सांस नहीं आ रहा है या सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन जिसे हैप्पी हाइपोक्सिया, जिसे साइलेंट हाइपोक्सिया कहते हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा, आराम से घूमेगा टलेगा, कहेगा हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ज्यादा डेंजर है, क्योंकि उसको दिक्कत कब आएगा? जब बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा कि अब उठाना मुश्किल होगा, तब जाके उसको दिक्कत होगा। जैसे मान के चलिए आपको कहीं भाला लग गया है और दर्द ही नहीं कर रहा है, तो आप घूम रहे हैं, तो भैया दर्द नहीं कर रहा है तो खुश मत हुई, उसमें से खून फेंकेगा, जब ज्यादा खून फेंकेगा तो एक बार गिर जाएंगे। तो ये हाइपोक्सिया, इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, साइलेंट हाइपोक्सिया को। अगर आपको पहले पकड़ में आ गया, इसीलिए कहा गया है कि जब कोरोना मरीज है तो उसको सांस फूलने से न चेक करे, बल्कि खुद के अपने पल्स ऑक्सीमीटर से नापे। जैसे मेरा ऑक्सीमीटर देखिए बता रहा अभी 99 है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 99 अभी है, जो एकदम नॉर्मल है। कोरोना के कुछ मरीजों में एक और चीज देखा गया, ब्लड क्लॉटिंग। उनका ब्लड क्लॉट कर जा रहा था, नसों के अंदर जम जा रहा था। देखिए, ब्लड बाहर क्लॉट करता है, कभी चोट वोट लगता है तो डेंजर नहीं माना जाता है, लेकिन जब ब्रेन में क्लॉट कर जाता है या नसों में क्लॉट कर जाता है तो उससे ज्यादा दिक्कत होता है, स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर जो है इसे ब्लड को क्लॉट यानी थक्का ना बने, इसके लिए अलग दवा देते हैं, जिसे ब्लड थिनर कहते हैं, ब्लड को पतला करने वाला, या क्लॉट ब्लास्टर, जो क्लॉट हो गया उसे ब्लास्ट करने के लिए। इसका टेक्निकल जो नाम होता है एंटीकोगुलेंट होता है। आमतौर पर इसे हेपरिन दिया जाता है। जिसमें ज्यादा क्लॉट कर जाता है उसे आईवी यानी इसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। लेकिन ज्यादा पतला भी करना गलत है, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसको टेबलेट फॉर्म में देते हैं, जो कि एक एवरेज रूप से अपना वर्क करती है। कोरोना वायरस से लड़ रहे लोगों में जानलेवा तब साबित हो जाता है जब कोरोना वायरस के साथ साथ उसमें बैक्टीरिया का भी अटैक हो जाता है और यह निमोनिया का रूप ले लेता है। तो जब कोई व्यक्ति कोरोना से भी लड़ रहा है और साथ ही साथ निमोनिया से लड़ने लगता है, जिस वजह से उसका जान ज्यादा जाने लगता है, इसलिए बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल जो ड्रग दिए जा रहे थे। तो देखिए, एंटीबायोटिक जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है कोरोना में, क्योंकि कोरोना एक वायरस डिजीज है, तो हमें एंटी वायरल ड्रग देना है। जैसे रेमडेसिविर एंटी वायरल है, लेकिन डॉक्टर साथ साथ एंटीबायोटिक भी देते थे, जो एंटी मतलब दुश्मन, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को ही मारता था। वो कोरोना से नहीं लड़ता था, बल्कि वो क्या करता था, बैक्टीरिया को मारता था। अगर एंटीबायोटिक नहीं दिया जाएगा तो उस व्यक्ति में निमोनिया का भी खतरा बढ़ जाएगा और उसकी मृत्यु होने की संभावना और बढ़ जाएगी। कोरोना पेशेंट में सबसे ज्यादा जान अगर किसी ने लिया है तो वो साइटोकाइन स्टॉर्म ने लिया है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म एक अच्छी भी चीज है। उससे पहले हम ये समझते हैं इन्फ्लेमेशन क्या होता है। जब कभी शरीर में कीटाणुओं का अटैक होता है, वायरस बैक्टीरिया का अटैक होता है, तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। जब वो हावी होता है तो उसे कहते हैं इन्फेक्शन। लेकिन जब उसको मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब हावी हो जाती है तो इसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कुछ संकेत है। जब कभी भी इन्फ्लामेशन होगा, जैसे मान के चलिए हमको चोट लग गया तो यहां पर तो इन्फेक्शन होगा, लेकिन अगर हमारा शरीर भारी पड़ेगा तो उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन का कुछ सिंबल होता है। सबसे पहला दर्द। तो जब कभी आपको चोट लगेगा तो दर्द नहीं होगा, देखिएगा कट जाता है तो थोड़ी देर बाद इस एहसास होता है, मतलब अब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, तो पेन होता है। दूसरा हीट होता है, वो जगह गर्म हो जाता है। जैसे कोरोना आता है तो हमारा पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, बुखार आने लगता है, तो ये इन्फ्लामेशन दिखा रहा है कि हम अब उस बीमारी को मार रहे हैं। दूसरा
दूसरा रेडनेस, वहाँ पे लाल हो जाता है, कहीं पे देखिएगा ना मच्छर वच्छर काट देगा तो वहाँ लाल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा वहाँ पर। दूसरा लॉस ऑफ फंक्शन, उस जगह पे काम उतना अच्छा से नहीं करेगा, अगर ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया तो काम अच्छा से नहीं करेगा। तो इन्फ्लामेशन एक अच्छी चीज़ है, बॉडी रिस्पॉन्स करती है किसी खराब चीज़ के प्रति, लेकिन ये इन्फ्लामेशन कभी कभी घातक हो जाता है। जब कभी भी इन्फ्लामेशन हो रहा होता है यानी उसे रिकवर किया जा रहा होता है तो हमारे शरीर से मैसेज छोड़ने के लिए साइटोकाइन निकलता है। साइटोकाइन, ये साइटोकाइन क्या होता है, जब हमारी शरीर बीमारियों से लड़ रहा होता है ना तो मैसेज पहुंचाता है, मार मार उसको मार, इसको मार, इधर भी है, इधर मारो, इधर मारो। किस तरफ फौज में मूवी में देखेंगे तो उधर से एक तो सिग्नल कोर होता है, अल्फा टू चार्ली ब्रावो, पास योर मैसेज, मिसाइल अटैक, ये वो करते रहते हैं, कम्युनिकेशन। तो वही साइटोकाइन कम्युनिकेशन का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कम्युनिकेशन हमारे लिए घातक हो जाता है। कब? जब ऐसा बीमारी हमारे ऊपर अटैक करता है जिसको हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता ही नहीं है, ससुरा भगदड़ मच जाता है, इतना ज़्यादा साइटोकाइन निकलने लगता है, इतना ज़्यादा निकलने लगता है कि आंधी आ जाती है साइटोकाइन की। इसी को कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, मतलब आंधी उठ गया एकदम भयानक, अफरा तफरी मच गई, इधर उधर इधर उधर, मारो मारो ससुरा। इसको कहते हैं लोग हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। इतना ना ज़्यादा मार काट हो गया कि हम ही लोग को लॉस होने लगा। जैसे मान के चलिए घर में एगो चूहा निकल गया और 200 आदमी निकल के मोहल्ला का तलवार लेके मारो मारो ससुरा, अपने में मार काट कर लेंगे सर। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा क्षति होने लगा, और इतना ज़्यादा क्षति होने लगा कि वह साइटोकाइन जो बीमारियों को मार रहा था हमारे ही फेफड़े को मारने लगा, जहाँ तहाँ मार काट करने लगा। तो हमारा फेफड़ा ज़्यादा डैमेज होने लगा, छाती में दर्द होने लगा, लोगों का किडनी फेलियर होने लगा, स्ट्रोक आने लगे, सब दिल का दौरा पड़ने लगा। रोहित सरदाना जी को क्या हुआ था कोरोना में? साइटोकाइन स्टॉर्म आया था, दिल का दौरा पड़ गया था, हार्ट के मरीज थोड़े थे, स्टॉक आ गया था यहाँ पे, जिस वजह से मर गए। इतने बेहतरीन आज तक के पत्रकार, आज तक को ऐसा पत्रकार अब नहीं मिलेगा। क्या कहें आपके लिए रोहित सरदाना जी, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां सुनाते सुनाते। खैर, साइटोकाइन स्टॉर्म को आप ऐसे समझिए, बाहुबली मूवी जो देखे थे उसमें सेना बहुत खतरनाक लड़ रही थी। इवन हमारे बाहुबली भी बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, क्योंकि इन्होंने शिवगामी देवी ने कहा था और इनको पता था कि इनका दुश्मन ये कालके है। एकदम बेहतरीन से लड़ रहे थे लोग, कोई दिक्कत नहीं था। साइटोकाइन मतलब मैसेज भी जा रहा था, ऐसे ऐसे मारो, कभी तीर मारो, कभी ये मारो, यहाँ पर बहुत बेहतरीन हो रहा था। लेकिन क्या होगा अगर इस बाहुबली की लड़ाई में ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाए तब? इस उस समय तो हेलीकॉप्टर देखा नहीं था सब, सेम इनके लिए हेलीकॉप्टर कोरोना की तरह होगा। ले भाई सब हेलीकॉप्टर देख के इनकी सेना में ना भगदड़ मच जाएगा। उसी भगदड़ को हम लोग कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। उस भगदड़ में ये लोग अपने कटाकुटी की दबा उबा के घोड़ा खान देगा, गधा उधाऊ में हाथी उथी जितना सेना में थी अपने से कचरा जाएंगे, और जो बचे कुचेंगे उनको हेलीकॉप्टर मार देगा। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें करना चाहिए कि सेना को तुरंत आदेश दीजिए कि चुपचाप बैठ जाओ। जब चुपचाप बैठ जाएगी फौज तो अपने में मर कट के नहीं मरेगी, दूसरा कुछ हेलीकॉप्टर से छुप उप जाएंगे सब, और उसके बाद जब हेलीकॉप्टर का फ्यूल कम होगा, इधर उधर भटकेंगे, तब ये लोग दिमाग लगाएंगे। यही काम करता है हमारे शरीर में साइटोकाइन। जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, ये अमूमन व्यक्ति का जब पहला लक्षण आता है, उसको लगने लगता है कि अब हमको कोरोना है, तो उस पहला लक्षण से 6वें दिन 6 डेज पे हम लोग को ये साइटोकाइन स्टॉर्म आने की खतरा रहता है। इस बीच अगर डॉक्टर हमारी खुद के फौज को, हमारे खुद की इम्यून सिस्टम को अगर बैठा दिया, सप्रेस करके शांत कर दिया, तो समझ जाइए कि केवल हमारे फेफड़ों को नुकसान कोरोना से होगा। और अगर इस स्टॉर्म, इस आंधी को नहीं रोके तो फेफड़ा को तो कोरोना मार ही रहा है, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी फेफड़ा को मार काट देती है और लाशों से भर जाता है फेफड़ा, जिस वजह से अंदर जगह नहीं रहता है, तो सांस नहीं जा पाता है, मरीज ऐसे हाँफता है। तो हमारे इसको कम करने के लिए, हमारी लड़ने की क्षमता को कम करने के लिए डॉक्टर एक दवाई देता है जिसे कहते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड हार्मोन की शक्ल का होता है, जिस तरह हार्मोन उत्तेजना बढ़ाता है ना, तो एस्टेरॉइड गिरा देता है। एस्टेरॉइड के रूप में हमारा प्रयोग होता है डेक्सामेथासोन। ये डेक्सामेथासोन, ये अगर किसी में स्टॉर्म कम है तो टेबलेट खिला दीजिए, और किसी में हैवी स्टॉर्म आ गया है, मतलब मारकाट भयानक मच गया, हमको अपने ही रोग प्रतिरोधक क्षमता से खतरा है, तो उसे आईवी यानी इंजेक्शन के, इंटरवेंस इंजेक्शन के थ्रू इसे दिया जाता है। अमूमन ये दवा भारत में डेक्सोना नाम से फेमस है। डेक्सामेथासोन को जाइडस कैडिला डेक्सोना नाम से बनाती है, बहुत सस्ती दवा है, गांव-गांव में अवेलेबल। तो मरीजों को ये सुबह शाम दिया जा रहा है, डेक्सामेथासोन दिया जा रहा है। मरीज को लग रहा है ना कि दवाई हमरा ठीक कर रहा है, ना रे बबुआ, तोरे अंदर के फौज को कह रहा है चुपचाप रहो, चुपचाप रहो, हेलीकॉप्टर आया है,
चल जाएगा तब मारना इसको। तो वही साइटोकाइन, तो जिस व्यक्ति में ये डेक्सामेथासोन टाइम से दे दिया गया वो बच गया। लेकिन ससुरा इसमें गड़बड़ है। मान के चलिए अभी कोरोना बहुत कम है तो हमारा एंटीबॉडी उसको मार मार के खत्म कर देगा। अब कोनो बकलोल डॉक्टर अभी तनिए सा कोरोना है और आपको चढ़ा दिया डेक्सामेथासोन, तो डेक्सामेथासोन आपके शरीर के फौज को कहेगा चुप रहो, तो कोरोना कहेगा वाह हम तो यही खोजिए रहे थे, अभी हमारी संख्या कम है, 2-4 दिन में वो संख्या बढ़ा देगा। इसलिए एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया चिल्ला कह रहे हैं कि भैया डेक्सामेथासोन अपने से मत लीजिए लोग, वो टाइम आने पर लीजिए लो। तो वो हकीकत बात है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस यानी कमजोर कर देता है, ताकि उसको बाईपास कर देता है और खुद लड़ने लगता है। इसके बाद इसको कमजोर कर दीजिए, आपका इम्यून सिस्टम बैठ जाएगा तो कोरोना से ही खतरा होगा। अब उसके बाद चढ़ा दीजिए रेमडेसिविर कोरोना को चकमा दे देगा। लेकिन आप बताइए, ये जो हमने डेक्सामेथासोन दिया है ये तो हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता को सप्रेस करके दबा दिया, और इसी से चालू हो जाता है ब्लैक फंगस का खतरा। ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो रोटी, ब्रेड इत्यादि पे लग जाता है, ये नॉर्मल है। अगर हम अपने कपड़े भी उतार के यहाँ 1 महीना के लिए छोड़ दें, उसमें नमी रहे तो वहाँ भी ब्लैक फंगस आ जाएगा। हमारे शरीर पर भी ब्लैक फंगस जम जाते हैं, बट उसको पसीना मार के खत्म कर देता है। कहता है सचरा यहाँ का जमता है, सोचिए जिस चीज़ को हमारा पसीना मार देता है। लेकिन जब कभी हम लोगों को कोरोना हो जाता है तो इतना ना स्टेरॉइड दिया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके कमजोर कर देता है कि हमारा इम्यून इस छोटे से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से भी नहीं लड़ पाता है। अब ये आता कहाँ से है? तो इसके देखिए, जब कोई कोरोना मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको तो हैवी स्टेरॉइड देना मजबूरी है, जिससे कि उसका इम्यून कमज़ोर हो जाता है। और उसे ऑक्सीजन जब दिया जाता है तो ऑक्सीजन पे नमी आती है, देखिएगा उसमें पानी का बुलबुला रखा जाता है, उस नमी के माध्यम से, या वेंटिलेटर पे जब दिया जाता है तो यहाँ से नमी के माध्यम से ये जो फंगस है ये हमेशा नमी वाले जगह पे रहता है, हमारे शरीर में आता है। इसके एंट्री करने का रास्ता नाक है, ये नाक से एंट्री करता है। ये ब्लैक फंगस जानलेवा है, जैसे रेबीज बीमारी होती है ना कुत्तों के काटने से, जिनको हो जाएगा उन्हें दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, वो तो ससुरा 100% खतरनाक है। ये ब्लैक फंगस ये 50% खतरनाक है। लेकिन ये किन्हें होगा? जो कोरोना से सीरियस इंजरी से जूझ रहे थे, जिन्हें हाई स्टेरॉइड दिया गया, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन से जूझे, या जिन्हें पहले से जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे HIV के मरीज, इनका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, जिन्हें बहुत हाई ब्लड शुगर रहता है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका रहता है, शुगर के मरीजों का कमजोर हो जाता है, या जिन्हें डेक्सामेथासोन हुमच के लगाए हैं जब वो कोरोना में था, तो ऐसे लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। इसको टाइम से रहते इलाज करा लेने से सही होता है। ये एंट्री मारता है नाक के रास्ते से। यहाँ पर आपकी पहली पहचान कि नाक से पानी आएगा, वो पानी हल्का भूरा रंग का होगा, और नाक को अगर देखेंगे तो हल्का धब्बा धब्बा अंदर बनेगा, तो ये हल्का ब्राउन डिस्चार्ज इसकी पहली पहचान है। उसके बाद ये मुंह में पहुंचता है, तो मुंह से भी खांसी वगैरह आती है, कभी कभी उल्टी होने लगता है, ब्लड आने लगता है उल्टी में। उसके बाद यहाँ पे नाक के पास इस जगह पे ये स्वेलिंग होती है। फिर ये पहुँचता है आँख में, आँख लाल होने लगता है इस तरह से, और जब स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए अब खतरा होने लगा है। इसलिए इसका पहला पहचान ब्लैक डिस्चार्ज। अब किसी आजकल मौसम चल रहा है, बहुत से लोगों की आँख लाल हो रही है, इवन 10 दिन पहले मेरा भी लाल हो गया। तो ऐसा नहीं कि जिनका आँख लाल हो गया वो दौड़ने लगे। लाल आँख पहली पहचान नहीं है, इसकी पहली पहचान आपको पहले शुरुआत में 1 हफ्ता तक आपको नाक से डिस्चार्ज आएगा, मुंह से उल्टी टाइप का मन करेगा, सर और दर्द करेगा, तब ये आँख पे आएगा। उसके बाद जब यहाँ स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए स्वेलिंग होना खतरनाक है। इसके बाद ये म्यूकस आँख के रास्ते अंदर ब्रेन में चला गया, और ब्रेन में चला गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। इससे अगर आँख बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है तो आँख भी निकालनी पड़ती है। लेकिन फिर बताएं, ये सबको नहीं हो सकता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है बस उन्हीं को होगा। हाई ब्लड शुगर वाले, या फिर कोरोना से जो अभी रिकवर हुए जिन्हें वेंटिलेटर या डेक्सामेथासोन हाई मात्रा में लगाया गया है। अब HRCT क्या है? देखिए, CT स्कैन जो मशीन होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन मशीन, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस पर काम करती है। इसमें इतना हैवी मैग्नेटिक पावर रहता है ना कि डॉक्टर कहता है अंगूठी उतार लीजिएगा। नहीं तो पता है, अगर आप कोई चीज़ लोहा का सामान लेके ऐसे इस रूम में घुसेंगे ना, तो इसका मैग्नेटिक पावर मशीनिया का इतना रहता है कि लोहा का सामान और मशीन साहित्य आपको खींच लेगा, इतना तेज खींचेगा कि भड़ाक से मुंह हाथ फूट जाएगा, हाथ तो टूट जाएगा वहाँ पे। इसलिए MRI मशीन वगैरह, CT स्कैन मशीन वगैरह के पास आप देखे होंगे लिख देता है कि मेटेलिक चीज को दूर रखें यहाँ पर। इससे अभी क्या है कि RT-PCR कई लोगों का निगेटिव आ रहा है, बावजूद वो कोरोना में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए HRCT का यूज हुआ रहा है। इससे क्या होता है, फेफड़ों का CT स्कैन किया जाता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो उसके 5 हिस्से होते हैं।
हमारे पास दो फेफड़े होते हैं, दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा। क्योंकि बायां साइड का जो फेफड़ा होता है इसके पास ही दिल होता है, इसलिए इसके पास ज़्यादा जगह नहीं होता, इसलिए इसके दो हिस्सा होते हैं। फेफड़े के हिस्सा को लोब कहते हैं। तो बायां फेफड़े के दो लोब और दाहिना और खाली जगह रहता है, इसलिए इसमें तीन हिस्सा पाया जाता है, तीन लोब्स पाए जाते हैं, तीन लोब्स। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 3 इधर 2 इधर, टोटल 5 लोब्स पाए जाते हैं। इन्हीं की जांच की जाती है सीटी स्कैन में और हमें एक स्कोर दिया जाता है। टोटल कितने लोब्स हैं यानी हिस्से हैं 5 और हर एक को 5-5 नंबर दिए जाते हैं, 5-5 हिसाब से देखा जाता है। तो 5-5 कितना हो गया, 5 5 25। तो टोटल सीटी स्कोर कितना आता है 25। इसी में डिपेंड करता है आपको कितना कोरोना है सीटी स्कोर के हिसाब से। देखिए पहले नॉर्मल चीज का सीटी स्कैन किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस को जांच करने के लिए सीटी स्कैन में ससुरा दिखता ही नहीं, इतना छोटा है, तो एचडी फोटो लिया गया। एचडी मैंने कौन हाई रिवोल्यूशन। तो इसी सीटी स्कैन में के पहले एचडी लगा दीजिए या एचआर, हाई रिवोल्यूशन सीटी स्कैन। तो इसी के आगे एचआर लगा दीजिए ना, हाई रिवोल्यूशन सीटी स्कैन, इसी को कहते हैं एचआरसीटी। अब इस एचआरसीटी की टोटल वैल्यू कितनी दी जाएगी भैया 25, स्कोर 25 किया जाएगा क्योंकि 5 लोब है, हर लोब के लिए 5 नंबर डिसाइड है। तो टोटल सीटी स्कोर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 25 होती है। हम सीटी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये सीटी वैल्यू ये आता है आपका आरटीपीसीआर टेस्ट में, उसका वीडियो बना लिए हैं, उसको 6-7 मिलियन लोग देख लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो करम 4 है, उसको देखिए, जरूरी है। हम यहाँ सीटी स्कोर बता रहे हैं। ये किसी मरीज का सीटी स्कोर, ये मतलब एचआरसीटी रिपोर्ट है, इसमें इसका दिया जा रहा है सीटी स्कोर जो दिया गया है 20 दिया गया है। अब हम डिसाइड करते हैं इसका कितना % लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड है। तो जितना सीटी स्कोर आता है उसमें 4% से गुणा कर दीजिए। तो सीटी स्कोर यहाँ कितना दिया गया है 20, इसमें 4% से गुणा करिए। 4% से जब गुणा करेंगे तो 20 चौको 80, इसका 80% फेफड़ा कोरोना से इन्फेक्टेड है। हम ये नहीं करें कोरोना से खराब हो गया है, मरीज का है डिस्टर्ब हो रहा है, उसको लोग बता रहे हैं कि तोरा सीटी स्कोर 20 है, मैंने तो 80% फेफड़ा खराब हो गया, वो बेचारा कोरोना पर। फेफड़ा खराब नहीं हुआ है रे भैया, फेफड़ा इन्फेक्टेड है, वो ठीक हो जाएगा, फिर इसमें क्या दिक्कत है। तो वो कह रहे हैं खराब हो गया, नहीं खराब नहीं है, इन्फेक्शन को दिखा रहा है कि 80% फेफड़े में उसका इन्फेक्शन हो गया है। तो भैया उनका इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है, ऐसा थोड़ा है कि एक कोना में कोरोना जाएगा और दहिना में जाएगा बायां में नहीं जाएगा, अरे धीरे धीरे फैल जाए। इससे ये नहीं घबरा जाना है कि मरबे करेंगे। 80, अब लो डॉक्टरों बोल रहा है, वो जो जांच कर रहा है 80% फेफड़ा खराब हो गया, इन्फेक्टेड हुआ है। जैसे मान के चलिए हमको कोई होली में नहवा दे, जितना % भीगा है तो क्या कहेंगे इतना रंग लगा हुआ है, समझ में आ गया। उसी तरह बताता है कि इतना जगह पे कोरोना लगा हुआ है। जिस प्रकार से सीटी स्कैन को और इंप्रूव करके हाई रिवोल्यूशन यानी एचआरसीटी किया गया, उसी तरह एक नया डाटा इसी में ऐड किया गया जिसे कहते हैं कोराट्स। कोराट्स का फुल फॉर्म होता है कोविड-19 रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। इसमें जो नंबर दिए जाते हैं वो 25 नहीं दिए जाते हैं, बल्कि 1 से 6 नंबर तक दिए जाते हैं। अगर किसी का कोराड वैल्यू 4 आ रहा है मतलब उसको कोरोना लगभग मतलब डॉक्टर कहेगा सस्पिशियस है, और अगर 5 आ रहा है तो लगभग भाई 80% चांस है कि इसे कोरोना है, 6 आ गया तो मतलब कंफर्म है कोरोना है। यानी अगर आपका कोराड वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है, अगर 4 से 6 के बीच में है तो आप रिस्क जोन में आ जाते हैं। आई होप आप इस सबको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।